मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक लोकतांत्रिक राजनीति का फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी। साझेदारी यानी हिस्सेदारी कि जब किसी भी शासन व्यवस्था में समाज या समुदाय के हर वर्ग की सरकार में हिस्सेदारी या भागीदारी होती है, उसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी के दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क युक्तिपरक तर्क जो लाभ या हानि के सिद्धांतों पर आधारित होता है। दूसरा तर्क है नैतिक तर्क जो अंतर्भूत महत्व पर आधारित होता है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी की जब किसी भी शासन व्यवस्था में समाज की या समुदाय के प्रत्येक समूह की भागीदारी सरकार में होती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब सत्ता की साझेदारी का जो युक्तिपरक तर्क है, ये लाभ या हानि के परिणाम पर आधारित होता है। जैसे सत्ता की साझेदारी में कि ये लाभ पर ही आधारित है कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है तो उनमें टकराव है वो कम हो जाता है। दूसरा कि राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व मिलता है। तो युक्तिपरक तर्क हमने दो पढ़े। पहला तर्क क्या है कि ये टकरावों को कम करता है। यदि सत्ता आपस में बांट दी जाती है सभी वर्गों में तो वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, इसका मतलब टकराव दूर हो जाएगा। दूसरा कि राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। यदि प्रत्येक वर्ग में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, सभी वर्गों की भागीदारी शासन में होती है, सरकार में होती है, तो वो आपस में ना तो लड़ाई करेंगे ना ही कोई दूसरा वर्ग है जो तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा। इसलिए राजनीतिक की व्यवस्था है वो स्थायी भी रहेगी। तो ये है युक्तिपरक तर्क। तो युक्तिपरक तर्क हमने लाभ और हानि के परिणाम के आधार पर दो तरह के पढ़े। पहला क्या है कि वो टकरावों को दूर करता है। सत्ता की साझेदारी आपस में विभिन्न वर्गों में टकरावों को रोकती है। दूसरा कि राजनीतिक व्यवस्था में इससे स्थायित्व भी बना रहता है। अब दूसरा नैतिक तर्क है जो अंतर्भूत महत्व पर आधारित होता है, यानी सत्ता की साझेदारी है उसको हम लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, वो लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र की आत्मा है वो सत्ता की साझेदारी को कहा गया है। दूसरा कि लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े होते हैं। तो लोकतंत्र में आप देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की शासन में भागीदारी होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है, इसलिए वह प्रतिनिधि अपनी जनता के हितों का ध्यान रखता है। तीसरा, लोगों का अधिकार है कि उनसे प्रशासन की सलाह ली जाए, कि लोगों को यह भी अधिकार दिया गया है कि अब जो भी व्यक्ति एमएलए या एमपी चुनकर भेजता है तो वह अपनी जनता के बीच में रहता है, पूरे कार्यकाल जनता के हितों के बारे में सोचता है कि जनता के सामने कौन सी परेशानियां हैं, किस तरह से उनका समाधान निकालना है, तो जनता के साथ मिलकर के सलाह भी करते हैं। तो ये दो तर्क हमने सत्ता की साझेदारी की पढ़े। पहला युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। अब हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता है, सत्ता को बांटना क्यों जरूरी है, क्या एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी तो क्या होगा। तो देखिए, पहला क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करना और शांति बनाए रखना। कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता टकरावों को दूर करने के लिए और देश में शासन व्यवस्था है वो शांतिपूर्वक चल सके, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका दो देश हैं, उनका उदाहरण लेकर के हम पढ़ेंगे, जिसमें कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की जिससे शांतिपूर्वक उनका शासन रहा, देश शांति से उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। और श्रीलंका के एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका में एक ही समूह के पास, एक ही समुदाय के पास सत्ता थी, सत्ता का विभाजन या भागीदारी सत्ता की नहीं की गई, इसलिए विभिन्न वर्गों में, दोनों वर्गों में सिंगली और तमिल दो समुदाय थे, दोनों में आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है और वो गृह युद्ध में परिणत हो जाता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है कि सत्ता की साझेदारी होने से टकराव दूर हो जाते हैं और देश में शांति व्यवस्था
बनी रहती है। दूसरा, बहुसंख्यक के आतंक से बचना। यदि सत्ता की साझेदारी हो जाती है तो बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय पर आतंक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी भी सरकार में होगी, इसलिए वो आतंक नहीं करेंगे। और यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो जैसा कि अभी मैंने बताया श्रीलंका के एग्जाम्पल में कि केवल सिंघली समुदाय के पास ही सत्ता थी, तमिलों को दरकिनार कर दिया, इसलिए सिंघली समुदाय है वो तमिल समुदाय पर आतंक है वो हमेशा उसका बना रहता था। अब तीसरा है, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है साझेदारी, हिस्सेदारी, प्रत्येक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी या भागीदारी। इसलिए लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए भी सत्ता की आवश्यकता है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों है। तो टकरावों को दूर करने के लिए विभिन्न समुदायों में, और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तीसरा, बहुसंख्यक का आतंक है वो नहीं हो अल्पसंख्यक समुदाय पर। और चौथा, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट है वो किस तरह की है। कि बेल्जियम है उसमें भी बहुभाषी समुदायों के लोग रहते हैं, तो उनकी जातीय बनावट हम देखते हैं कि बेल्जियम सबसे पहले किस महाद्वीप का देश है? ये यूरोप महाद्वीप का देश है। अब इसकी जातीय बनावट की, इसमें बहुत सी जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें 59% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं, 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 1% लोग हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। अब ये ऑल ओवर जो बेल्जियम है उसकी जातीय बनावट है। अब बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। अब ब्रुसेल्स में जातीय बनावट किस तरह की है कि ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% डच भाषा बोलते हैं। जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो लोग शिक्षित भी हैं और समृद्ध भी है। तो दोनों में देखिए बनावट जो है, जातीय बनावट दोनों में अंतर है कि यहाँ पर 59% यानी डच भाषी लोग ज़्यादा है और राजधानी में फ्रेंच भाषी लोग हैं वो संख्या में ज़्यादा है। इसलिए आगे चलकर बेल्जियम क्या करता है कि राजधानी ब्रुसेल्स है उसकी शासन व्यवस्था अलग तरीके से शासित करता है और बाकी बेल्जियम के जो क्षेत्र हैं उनकी अलग तरीके से करता है। तो आगे अब देखिए बेल्जियम की समझदारी क्या है कि बेल्जियम ने अपनी इस जातीय बनावट के आधार पर किस तरह से शासन व्यवस्था का संचालन किया। तो सबसे पहला बेल्जियम ने अपने देश में शांतिपूर्वक ढंग से शासन चलाने के लिए एक नई शासन व्यवस्था है वो अपनाई, जिसमें सभी वर्गों का, सभी जो बहुभाषी लोग हैं इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए उन्होंने सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय अंतरों से जो भी मतभेद हो रहे थे उनको दूर किया। उनको दूर करने का मतलब कि सभी भाषाओं के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में किया गया। अब दूसरी समझदारी क्या थी कि बेल्जियम ने 1970 से 1993 तक अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। और वो संशोधन इसलिए किए कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समुदाय को ये लगे कि सरकार में मेरा भी कुछ योगदान है, मैं भी इसी देश का वासी हूँ और अपनेपन की भावना हो उसमें, देश के प्रति बेगानापन महसूस न करे। इसलिए ये चीज़ें की गई। तो 1970 से 93 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए ताकि देश में किसी को भी बेगानेपन का एहसास नहीं हो। तो ये बेल्जियम की 2 तरह की समझदारी थी। पहली समझदारी कि उन्होंने सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता है उनको दूर किया, ऐसी शासन व्यवस्था अपनाई, ऐसी पद्धति शासन करने की अपनाई जिससे सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता है उसको लेकर किसी तरह का कोई मतभेद लोगों में नहीं हो। दूसरी समझदारी कि अपने संविधान में आवश्यकता अनुसार 4 बार संशोधन किए
ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस करे कि सत्ता में मेरी भी भागीदारी है और उसको बेगानापन महसूस नहीं हो। अब दूसरा कार्य देखते हैं हम कि बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए बेल्जियम ने कौन से कदम उठाए, कि बेल्जियम में गृह युद्ध क्यों नहीं हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों हुआ। तो ऐसा बेल्जियम ने क्या किया, कौन से कदम उठाए जिससे शांतिपूर्वक वहाँ का शासन चला। तो टकरावों को रोकने के लिए उठाए गए कदम, पहला कदम बेल्जियम ने क्या किया कि केंद्र में डच और फ्रेंच भाषी मंत्री हैं, उन दोनों की संख्या को समान कर दिया। कि बेल्जियम में जर्मन तो 1% थे, ज़्यादा डच और फ्रेंचीज थे, तो दोनों ही मंत्रियों की संख्या केंद्र में उन्होंने समान रख दी, यानी समान प्रतिनिधित्व है दोनों भाषी समुदायों को बेल्जियम ने दिया। दूसरा कदम बेल्जियम द्वारा उठाया गया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां हैं वह देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी। अब दूसरा कदम उन्होंने कि केंद्र सरकार की शक्तियों को देश के 2 इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकारें थी, यानी क्षेत्रीय सरकारों को भी अधिकार दे दिए, सत्ता की हिस्सेदारी क्षेत्रीय सरकारों में भी कर दी गई। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रुसेल्स में जो जनसंख्या है वो 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे, तो इसमें अलग प्रकार की सरकार बनाई, दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा, उन्होंने सामुदायिक सरकार का निर्माण किया और इसका चुनाव संबंधित भाषा के लोग करेंगे, उनके द्वारा होता था और इनके पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियां हैं, वो इन सामुदायिक सरकारों को दी गई। तो ये बेल्जियम की सरकार द्वारा, बेल्जियम के द्वारा उठाए गए कदम है जिससे कि बेल्जियम का शासन सुचारू रूप से चला। पहला था केंद्र में डच और फ्रेंची दोनों भाषाओं के मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां हैं वो राज्य सरकारों को भी दी गई। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की सरकार रखी गई ताकि सभी का समान प्रतिनिधित्व हो और सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। इसका चुनाव वहाँ की भाषा के लोग जो थे वो ही आपस में करते थे, संबंधित भाषा के लोग, और इनके पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियाँ भी थी। तो इस तरह से बेल्जियम ने अपनी त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की और वो त्रिस्तरीय सरकार में उन्होंने क्या क्या किया, पहला केंद्र सरकार बना दिया, दूसरा राज्य सरकार बना दी और तीसरी सामुदायिक सरकार बना दी। तो इस तरह से बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था थी वो त्रिस्तरीय थी, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार में सत्ता की साझेदारी या हिस्सेदारी या बंटवारा कर दिया गया, जिससे बेल्जियम में शांतिपूर्वक शासन संचालित हुआ और बेल्जियम का विकास हुआ। थैंक यू। और आगे अगले वीडियो में हम श्रीलंका की जाति बुनावट और शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ओके।